आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम की सामाजिक समस्याओं की प्रकृति क्या है। लास्ट वीडियो में हमने इसके 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 4th पॉइंट से शुरू करेंगे। 4th पॉइंट है सामाजिक समस्याएं सार्वभौमिक प्रकृति की होती हैं, कि जो भी सामाजिक समस्याएं हैं वो यूनिवर्सल पाई जाती हैं। इसमें कोई भी समाज या कोई भी समय इनसे मुक्त नहीं हुआ है। हर इरा में, हर समय में, हर समाज में सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं। यदि मुस्लिम समाज में सामाजिक समस्या पर्दा प्रथा है, तो हिंदू समाज में दहेज प्रथा और बाल विवाह। जैसे मुस्लिम समाज में लड़कियों से बुर्का पहनवाया जाता है, तो वो वहाँ की सामाजिक समस्या है। ऐसे ही हिंदू समाज में दहेज प्रथा और बाल विवाह की सामाजिक समस्या बनी हुई है। यदि भारत में 50 या 100 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, तो बाल विवाह भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या थी। लेकिन आज इसके साथ साथ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निर्धनता और युवा असंतोष, ये काफी सारी समस्याएं हैं जो सामाजिक समस्याएं बनी हुई हैं। सामाजिक समस्याओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ ये बात कहना कोई गलत नहीं है कि जब भी कोई सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है तो उसको हम पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ समस्याओं को कुछ समय के लिए सुलझाया जा सकता है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको जड़ से ही खत्म कर देते हैं। जैसे जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आज भी विद्यमान है। भारत में पर्दा प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं के शोषण के मामले अभी भी प्रकाश में आते हैं। यहाँ तक कि कुछ परंपरागत ग्रामीण समाजों में स्त्री प्रथा के दो उदाहरण आज भी सुनने में आए हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। जैसे 50 वर्ष पूर्व थे, वैसे प्रभाव आज नहीं है। आज उनको सुलझाने की कोशिश की जाती है और उनको हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते। सामाजिक समस्या में सुधार संभव है। यहाँ ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सामाजिक समस्याओं को सुधार नहीं हो सकता। अगर हमारा समाज और हमारा कानून दोनों एक साथ मिलकर प्रयास करें तो हमारी सामाजिक समस्या में सुधार हो सकता है। प्राचीन सामाजिक समस्याओं के प्रभाव और उनके दर में जितनी भी कमी आई है, उनमें समाज का और कानून का दोनों का बहुत ही योगदान रहा है। सामाजिक समस्याएं नियोजन की मांग करती हैं, कि जो भी सामाजिक समस्याएं अब तक बनी हुई है वो क्या करती हैं, नियोजन की मांग करती हैं कि कुछ न कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं, कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जिनको अप्लाई करके उनको काफी सीमा तक या कुछ सीमा तक हम उसको दूर कर सकें, और ऐसे नियम बनाए जाए, समाज पर उसको लागू किया जाए और उसको सख्ती से पालन करने के लिए कहा जाए। और समय समय पर हम जो नियम बनाते हैं, जो अधिनियम बनाते हैं, उनसे जो परिणाम निकल कर आते हैं, हमें उनका मूल्यांकन भी करना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर पूर्व में पारित अधिनियम में संशोधन भी किया जा सकता है। कि जैसे मान लो कोई एक सामाजिक समस्या, उस समय हमने एक नियम बनाया कि नियमों की पालना करेंगे तो ये सामाजिक समस्या दूर हो जाएगी। तो जैसे जैसे सामाजिक समस्याओं में परिवर्तन आएगा वैसे और उसके बाद उनको सुलझाया जाएगा, उसे निरस्त करके जीवन परिस्थितियों के अनुरूप नए अधिनियम का निर्माण भी किया जा सकता है। भारत में सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं भारत में? यदि यह कहा जाए कि वर्तमान भारत सामाजिक समस्याओं की संख्या में संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सामाजिक समस्याएं भारत में ज्यादा ही पाई जाती हैं। जैसे जैसे हम तथाकथित रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, नवीन सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। भारत में निरंतर बढ़ती जा रही समस्याएं भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने के दावों की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं। कि जैसे जैसे भारत में सामाजिक समस्याएं बनती जा रही हैं, वैसे ही आर्थिक महाशक्ति के रूप में जो भारत की उभरती तस्वीर है उसमें गिरावट आ रही है। क्या हम केवल आर्थिक विकास चाहिए? क्या हमें केवल सामाजिक विकास चाहिए? नहीं, हमें आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी चाहिए। अगर हम सिर्फ आर्थिक विकास को प्राप्त कर लेंगे तो सामाजिक विकास को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे हमारा आर्थिक लेवल ऊपर उठता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारा सामाजिक लेवल भी ऊपर उठता चला जाएगा। भारत में व्याप्त वर्तमान सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में जानने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि भारत में निरंतर बढ़ती जा रही सामाजिक समस्याओं के कारण क्या हैं? कि भारत में जो समस्याएं बढ़ रही हैं उनके कारण क्या हैं? हम कैसे उन दो को दूर कर सकते हैं? तो उन कारणों को जानने के लिए हम पढ़ेंगे कि सामाजिक समस्याएं कारण क्या हैं। पहला कारण है कि सामाजिक मूल्यों का अनुपयोगी हो जाना।
कि समाज ने जो मूल्य बना रखे हैं, जो नियम बना रखे हैं, वे क्या हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है, उनकी पालना करना हमने छोड़ दिया है। भारतीय समाज में लोगों की सोच बदली, उनकी आवश्यकताओं का क्षेत्र व्यापक हो गया, किंतु सामाजिक मूल्य में उतना परिवर्तन नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था। इसका परिणाम यह हुआ है कि सामाजिक मूल्यों और लोगों की आवश्यकताओं के मध्य एक बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है। एक और वर्तमान समय की मांग के अनुसार भारतीय माता-पिता अपनी बेटी को आधुनिक शिक्षा दिलाकर उसे अच्छी जॉब मिल जाने की कामना करते हैं। दूसरी ओर घर के बाहर जाने की स्थिति में उस पर अनेक प्रतिबंध भी लगाते हैं, अर्थात परंपरागत सामाजिक मूल्यों के पालन के साथ साथ वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास भी करते हैं। ऐसी स्थिति में बेटी के विद्रोही हो जाने की समस्या का सामना करना पड़ता है कि उसको चाहते भी कि वो अच्छी एजुकेशन अचीव करे और अच्छी जगह वो जॉब भी करे, लेकिन साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी उस पर लगा दिए जाते हैं। दूसरा कारण है सामाजिक संस्थाओं का पथ भ्रष्ट हो जाना। सामाजिक संस्थाएं समाज में संगठन और नियंत्रण स्थापित करके सामाजिक संरचना को निरंतरता प्रदान करने में समर्थ हो रही हैं, बशर्ते प्रत्येक सामाजिक संस्था उन कार्य का सफलतापूर्वक संचालन और निर्वहन करे जो उसे सौंपे गए हैं। कि जो भी सामाजिक संस्था बनाई गई है, उसको जिस काम के लिए बनाया गया है, वह उस काम को पूर्ण रूप से संचालित करे और अपने रोल को प्ले करे, अपने कर्तव्य का पालन करे। जैसे कि परिवार का उदाहरण ले, इस सामाजिक संस्था का कार्य है अपने सदस्यों पर नियंत्रण स्थापित करके उनको समाज में जीने योग्य बनाना। यदि परिवार अपने कार्य का सही ढंग से निर्वहन करे तो बच्चे या व्यक्ति के समाजीकरण का इससे सशक्त साधन कोई नहीं हो सकता। यही बात विवाह, धर्म, नैतिकता, शिक्षा और अन्य अनेक सामाजिक संस्थाओं पर भी लागू होती है। किंतु भारतीय समाज में आए तीव्र सामाजिक परिवर्तनों, विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आए परिवर्तनों ने भारतीय जनता को जीने का भौतिकवादी ढंग सिखा दिया है, अर्थात हमें भौतिकवादी वातावरण अच्छा लगने लगा है। परिणाम स्वरूप हमारी नई पीढ़ी इन सामाजिक संस्थाओं को संदेह की दृष्टि से देखने लगी है और इन संस्थाओं पर विश्वास नहीं रहा। इससे लोगों ने वही किया जो उन्हें उचित लगा। इन परिस्थितियों में सामाजिक संस्थाओं का अपने सदस्यों पर से नियंत्रण समाप्त हो गया। इस कारण भी अनेक सामाजिक संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में अनेक सामाजिक संस्थाएं बनाई गई हैं और उन सामाजिक संस्थाओं के लिए जो कार्य निर्धारित किए गए हैं उनको अच्छे से पालन करना चाहिए और उस समाज के लोगों पर इतना अधिकार होना चाहिए कि वो उन नियम रीति रिवाजों के अनुरूप कार्य कर सकें। तीसरा कारण है जनसंख्या का बढ़ता दबाव। कि जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है तो यह भी सामाजिक समस्या बन गई है। जनसंख्या अतिरेक वर्तमान भारत के स्वयं में एक बड़ी सामाजिक समस्या है। जिस गति से भारतीय समाज में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उससे भविष्य में अन्य अनेक सामाजिक समस्याओं के जन्म लेने की काफी आशंका बढ़ती जा रही है। वैसे तो जनसंख्या वृद्धि स्वयं में कोई समस्या नहीं है, परंतु जब बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में उत्पादन के साधनों, रोजगार के अवसरों और अव्यवस्थापन संबंधी सुविधाओं के स्तर में सुधार नहीं आ पाता, तब जनसंख्या के एक बड़े भाग के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता है। भारतीय समाज में निरंतर बढ़ती जा रही महंगाई, निर्धनता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं जनसंख्या अतिरेक के दुष्परिणाम हैं। कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उनको खाने पीने की समस्या होगी, रहने की समस्या होगी, रोजगार की समस्या होगी, तो इनसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर है आर्थिक असमानता। भारतीय समाज में आर्थिक असमानता उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जैसे सरकार की त्रुटिपूर्ण आर्थिक नीतियां, जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव, जनसंख्यात्मक विभिन्नता और कुछ वर्गों का विकास के प्रति अपेक्षित रवैया। ये सभी कारण हैं जिनसे हमारी आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। इस समय भारत में अनेक आर्थिक वर्ग पाए जाते हैं। धनाढ्य वर्ग, नवधनाढ्य वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग। के बहुत अधिक अमीर लोग, एक जो सामान्य अवस्था वाले अमीर लोग, एक मध्यम वर्ग है, एक निचला वर्ग है और एक बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग। इसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, जैसे एक और रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इंदिरा न्यूई और सचिन तेंदुलकर जैसे अरबपति खरबपति लोग हैं, तो दूसरी ओर विदर्भ की कलावती जैसी असंख्य विभिन्न विधवाएं। एक और पत्नी के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से सपनों का महल बनाने वाले मुकेश अंबानी हैं,
तो दूसरी ओर हैं वे मजदूर जो दिन भर की कमर तोड़ मेहनत करने के पश्चात 70 से 80 रुपए ही कमा पाते हैं और रात को घर पर आवश्यकता की 5 वस्तुओं में से मात्र 1-2 ही लेकर आ पाते हैं। एक और वे लड़कियां हैं जो विवाह के बाद चार्टर्ड विमान में बैठकर ससुराल जाती हैं। तो दूसरी ओर वे लड़कियां जो धनाभाव के कारण विकलांग युवकों से विवाह करने को बाध्य हो जाती हैं। यही है भारत की आर्थिक असमानता का कारण। राजनीतिक नकारापन, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, बेकारी, निर्धनता, भ्रष्टाचार और जनसंख्या अतिरेक जैसी अनेक सामाजिक समस्याओं के उदय के लिए भारत के राजनीतिक पूर्णतः उत्तरदायी हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में आने और बने रहने के लिए जनता के वोट बैंक की आवश्यकता पड़ती है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। ऐसी नीतियां किसी भी देश में राष्ट्र और समाज को विकास के पथ पर नहीं ला पाती हैं। भारतीय राजनीतिकों की उपयुक्त क्रियाएं भारत के सामाजिक विकास के विरुद्ध कार्य करती हैं। निश्चित रूप से इस तरह के व्यवहार से भारतीय समाज में अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो राजनीति का ये बड़ा रोल है भारत में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करने में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से रूप हैं सामाजिक समस्याओं के। डिफरेंट रूप्स होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं का सही पहचान की जा सकती है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े सामाजिक समस्याएं भी बढ़ती चली गई। इस रूप में वर्तमान भारत में व्याप्त अनेक समस्याएं लगभग 6 दशक पुरानी हैं। तो अनेक समस्याएं विगत 4 से 6 वर्षों के दौरान ही पहचानी गई हैं। तो कुछ समस्याएं यहाँ बताई गई हैं। निर्धनता, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, भ्रष्टाचार, अपराध, बाल विवाह, श्वेत वसन अपराध, महिलाओं पर अत्याचार, विवाह विच्छेद की बढ़ती दर, मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन, सांप्रदायिकता, जातिवाद, अक्षेत्रवाद, भाषावाद, अस्पृश्यता, वृद्धजनों की समस्याएं, मलिन बस्तियों का विकास, जनसंख्या अतिरेक, आत्महत्या, बाल शोषण, राष्ट्रीयकरण की समस्या, राजनीतिकों की पथभ्रष्टता, एड्स, पर्यावरण प्रदूषण, विनगरीकरण, निम्न आय वर्ग की बढ़ती कुंठाएं, बच्चों में समय पूर्व परिपक्व जनित यौन समस्याएं, ये सभी समस्याएं भारत की समस्याएं हैं। यह तो उन सामाजिक समस्याओं की संख्या है जो न केवल राष्ट्र स्तर पर पहचानी जा चुकी हैं बल्कि कई वर्षों से भारतीय समाज को चोट भी पहुंचा रही हैं, यहाँ के सामाजिक विकास को बाधित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक दशाएं ऐसी हैं जो धीरे धीरे सामाजिक समस्याओं का रूप धारण करती जा रही हैं तथा आने वाले 50 से 10 वर्षों में हम उनकी भयावहता का अनुभव करने लगेंगे, जैसे कि साइबर क्राइम, विवाहोत्तर संबंध, लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिकता, बच्चों से बलात्कार, धार्मिक तुष्टीकरण, राजनीतिक अपराधीकरण और कन्या भ्रूण हत्या। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं भारत में जो बहुत ही बड़ी बन चुकी हैं और उनमें सुधार की मांग उठाई जा रही है। अब हम पढ़ लेते हैं सामाजिक समस्याओं का महत्व क्या है। जैसे कि अध्याय के प्रारंभ में बताया गया है कि समाज शास्त्र के अंतर्गत उन सभी सामाजिक सरोकारों का अध्ययन किया जाता है जो मानव जीवन की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। अतः सामाजिक समस्याएं भी समाज में मनुष्य के व्यवहार और उनकी गतिविधियों के कारण ही उत्पन्न होने वाली दशाएं हैं। क्योंकि समाज शास्त्र की विषय वस्तु और क्षेत्र सामाजिक संबंधों और मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है, इसलिए समाज शास्त्रियों के लिए समाज में उत्पन्न विभिन्न सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्ययन से वे ही तथ्य और कारण सामने आते हैं जो समस्या विशेष को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। हमें उस समाज को बेहतर समाज बनाने के लिए सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना जरूरी है जिसमें हम रहते हैं, कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में कौन सी समस्याएं हैं और कैसे हम उसको सुलझा सकते हैं, कैसे वो उत्पन्न भी हो कैसे हुए हैं। तो सभी कारणों का हम अध्ययन करना जरूरी है जिससे हम उनको कम कर सकें, जिसमें हम रहते हैं और हम ऐसा समाज बनाना चाहिए जो सभी के लिए समावेशी हो, कि एक ऐसा समाज का हम निर्माण करें कि जिसमें उस समाज में जितने भी वर्ग हैं आराम से वो रह सकें। हमें सामाजिक समस्याओं का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि अध्ययन द्वारा इनके निवारण का मार्ग खुलता है और इन्हें समाप्त करने में मदद मिल सकती है, जैसे बेघरता और बेरोजगारी, गरीबी आदि समस्याएं। कि हमारे पास जितनी सामाजिक समस्याएं हैं हमें उनकी स्टडी करनी चाहिए। जितना हम स्टडी करेंगे हमें उतना ही उनको दूर करने के उपाय नजर आएंगे, सामने आएंगे।
समस्याओं के उत्पन्न होने के कारणों को जानकर ही उनके निवारण या उपचार की विधियां या प्रतिरोधक कानून तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्री, समाज मनोवैज्ञानिक समाज समस्याओं का अध्ययन कर उनके निष्कर्षों के आधार पर सरकार को उनके निवारण के उपाय सुझाते हैं और फिर सरकार सामाजिक समस्याओं, अपराधों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए संबंधित कानूनों का निर्माण करती है और उन्हें लागू करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रियों और सरकार के लिए सामाजिक समस्याओं को अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि हमारे समाज में जो भी समस्याएं हैं हमें उनको डीपली स्टडी करना चाहिए। जितना हम उनके बारे में पढ़ेंगे उतना ही उनको दूर करने के उपाय हमारे सामने आएंगे और हम उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे।